वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है मुझे इश्क हुआ तुमसे पार्ट 16। सबने जैसा सोचा था ठीक वैसे ही सनाया कुछ घंटे बाद जागती है और आंखें खोलते ही वो अपना एक हाथ अपने सर पर रख लेती है और सर में तेज दर्द होने का ड्रामा करते हुए बोली, मेरे तो सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है और मैं ये कहाँ पर हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। सनाया अपना एक हाथ सर पर रखकर ही बोली। उसकी बात सुनकर रिया का मुंह बन जाता है और वो रिहान को देखने लगती है। रिहान भी उसे देखकर एक फीकी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लिए हुए ही बोला, सनाया, क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई? क्या तुम अब हमें पहचान सकती हो? रिहान ऐसे बोल रहा था जैसे कोई उसके कंधे पर गोली रखकर उससे बात मनवा रहा हो। तुम तो रिहान हो ना, शौर्य के दोस्त। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? सनाया नकली एक्टिंग करते हुए बोली, कुछ भी नहीं, तुम आराम करो, हम बाद में मिलते हैं। इतना बोलकर रिया रिहान का हाथ पकड़कर उसे उस कमरे से बाहर ले जाती है और उसके जाते ही सनाया पूरे कमरे को देखने लगती है, पर शौर्य उसे कहीं पर भी नजर नहीं आता है। ये देखकर पहले तो सनाया थोड़ी दुखी होती है, फिर वो बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है क्योंकि अब उसे इस घर से बाहर जो नहीं जाना पड़ रहा था, वो अब आराम से 1 महीने से भी ज्यादा समय के लिए इस घर में जो रुक सकती थी। और 1 महीना काफी होगा एक नया प्लान बनाने में और उसे अंजाम देने में। यही सब सोचकर सनाया काफी ज्यादा खुश हो रही थी, मगर वो इस बात को नहीं जानती थी कि उसकी सारी पोलपट्टी पहले ही सबके सामने खुल चुकी है और वो चारों, यहाँ तक कि घर के नौकर भी सनाया का असली रूप और झूठ सब कुछ समझ चुके थे और वो कितनी बड़ी चालबाज हो सकती है ये बात भी घर के नौकर तक जान चुके थे। किसी को भी सनाया की हालत पर तरस नहीं आ रहा था, बस जानवी ही थी जिसे बुरा लग रहा था। बाकी किसी और को तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब हम क्या करेंगे? उस चुड़ैल ने तो जानबूझकर अपने पैर तुड़वा लिए हैं और अब याददाश्त जाने का नाटक करना भी बंद कर दिया है। मैं तो उसका चेहरा देखना नहीं चाहती हूँ। रिया काफी गुस्से में बोली। रिया की बात सुनकर रिहान उसे शांत रहने को बोलता है। वो यहाँ पर रहना ही चाहती है तो अच्छी तरह से उसे यहाँ पर रोक लो। और उसके तो पैर टूटे हुए हैं, इसका मतलब वो अब 1 महीने के लिए नजरबंद रह सकती है। शौर्य अपने होठों पर अलग ही मुस्कान लिए हुए बोला, तो अब आप सब क्या करने वाले हैं उसके साथ? देखिए, जो भी करो कानून में रहकर करना, कानून से बाहर जाकर आप लोग कुछ नहीं करना। और हम एक बात समझ नहीं पाए, वो जो कोई भी थे और खुद को सनाया के मॉम डैड बोल रहे थे, वो दोनों नकली इंसान थे, है ना? जानवी कंफ्यूज्ड सी उन सभी को देखते हुए बोली, हाय, मेरी ये जान कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है, तभी तो इसने बड़ी ही जल्दी नोटिस कर लिया। रिया अजीब सा मुंह बनाकर बोली, भाभी, हम उसे यहाँ से ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता वो लड़की यहाँ पर किस इरादे से आई है और अगर उसे ऐसे जाने दिया तो वो बाद में खतरा बन सकती है। इसलिए पहले हमें उसके दिमाग में चल क्या रहा है और उसका प्लान क्या है असल में, और वो किस इरादे से यहाँ पर आई है, सब कुछ पता लगाना होगा। जब तक हम ये सारी बातों का पता नहीं लगा लेते तब तक हम उसे यहाँ से जाने नहीं दे सकते हैं। वैसे भी हमारा प्लान उसे घर से निकाल देने का नहीं था, बस हम चाहते थे वो कन्फेस कर ले, उसकी याददाश्त नहीं गई। मगर किसी ने नहीं सोचा था वो लड़की ऐसा भी कुछ कर लेगी। वो सच में पागल है, मगर अच्छा ही हुआ जो वो अब एक कमरे में पड़ी रहेगी, तब तक हम उसके मकसद के बारे में पता लगा पाएंगे। रिहान सभी को देखते हुए ही बोला, कुछ दिनों बाद ये क्या लाई हो तुम मेरे लिए? मुझे रोज रोज ये दलिया और खिचड़ी नहीं खानी है।
मैं कोई बीमार इंसान नहीं जो तुम लोग मुझे तीनों टाइम बस दलिया और खिचड़ी, वो भी बिना स्वाद का, दो। और दलिया और खिचड़ी जिसमें नमक भी नहीं होता है, मैं नहीं खा सकती हूँ। पिछले एक हफ्ते से तुम लोग मुझे यही सब दे रहे हो। ऐसा लगता है जैसे तुम सब मुझे पागल और बीमार दोनों ही करना चाहते हो। इसलिए तुम लोग मुझे ऐसे टॉर्चर कर रहे हो। मैं बेड से उतर नहीं सकती, मैं चल फिर नहीं सकती, यहाँ तक इस कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकती। ऊपर से तुम लोग मेरे कमरे की ठीक से सफाई भी नहीं करती हो। आखिर चाहती क्या हो तुम लोग मुझसे, समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो प्लीज मुझे समझाओ और इस गंदे से खाने को लेकर यहाँ से दूर हो जाओ। सनाया काफी ज्यादा गुस्से में ही अपने सामने खड़ी मैट को देखकर चिल्लाते हुए बोली, क्योंकि पिछले 7 दिनों से उसे बस यही खाने को मिल रहा था। दलिया जिसमें बिल्कुल भी नमक नहीं होता था। वैसे भी खाना चाहे कितना ही टेस्टी क्यों ना हो, मगर बगैर नमक के उसमें स्वाद नहीं आता है। ठीक वैसे ही बिना नमक की खिचड़ी, वो भी बेस्वाद ही लगती थी। और उस खाने को कुत्ते भी न खाए। इस तरह का खाना खाकर सनाया सच में पागल सी हो गई थी। अब तो उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि इस खाने को देखकर ही उसे उल्टियां करने का मन करता था, मगर वो कर नहीं पाती थी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो कोई भी उसके रूम को साफ नहीं करेगा। वैसे भी वो पिछले एक हफ्ते से काफी बुरी लाइफ जी रही थी, यहाँ तक कि उसने सूरज की रोशनी तक नहीं देखी थी। और वो समझ नहीं पा रही थी यहाँ मौजूद लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ तक कि मेड भी उसके साथ सही से बिहेव नहीं करती थी। ना ही शौर्य या कोई और उससे एक बार भी मिलने या उसे देखने नहीं आए थे। मैम, ये खाना डॉक्टर ने ही खाने को कहा है और डॉक्टर के कहने पर ही हम आपको ये खाना दे रहे हैं, वरना हमारी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं जो हम आपको ऐसे ही जबरदस्ती परेशान करेंगे या आपको गंदा खाना देंगे। आप अभी बीमार हो, इसलिए आपको ये खाना खा लेना चाहिए। इसे खाने से आप जल्द ही ठीक हो जाओगी। उस मेड ने बड़े ही आराम से कहा, ले जाओ इस खाने को, मुझे नहीं खाना, मुझे शौर्य से मिलना है। उसे कहो मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मुझे बात करनी है उससे। वो मुझे देखने क्यों नहीं आया, क्यों कर रहा है वो मुझे इग्नोर, मुझे उससे मिलकर जानना है। सनाया जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली। ओके मैडम, अब जब आप ये नहीं खाना चाहती है तो ये मैं ले जा रही हूँ, ये खाना। इतना बोलकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। डोर के पास जाकर वो रुक जाती है और खाने की प्लेट वहीं पर लगे टेबल पर रख वो वहीं से चली जाती है। सनाया को उस मेड की हरकत पर काफी गुस्सा आता है, मगर अफसोस इस बात का था कि उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी जो अब मेड भी उसका मजाक बना रहे। सनाया गुस्से में ही खुद से बोली, बस एक बार मैं ठीक हो जाऊं, मेरे पेट ठीक हो जाए, उसके बाद मैं तुम लोगों को बताऊंगी सनाया से पंगा लेने का और मुझसे उलझने का क्या अंजाम होता है। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम सबको, तुम लोगों की औकात नहीं मेरे आगे खड़े होने की भी। और चले आए हो मुझसे उलझने, मेरा मजाक बनाने। इतना बोलकर वह काफी गुस्से से ही अपना पैर हिला लेती है और ऐसा करते ही उसके पैर में तेज दर्द होता है और वो दर्द से तड़पते हुए बोली, जानवी, ये सब कुछ जो मेरे साथ बुरा हो रहा है वो सब कुछ तुम कर रही हो। तुम्हारी वजह से ही मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब है। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को ही मार डालूंगी, किसी को भी छोड़ूंगी नहीं। मैं, सनाया गुस्से से ही पागल होते हुए ही बोली। वहीं दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल में, क्या सच में डॉक्टर? रिहान काफी ज्यादा खुश होते हुए बोला, हाँ सच में मिस्टर रिहान, आप पिता बनने वाले हो, आपकी वाइफ सच में प्रेग्नेंट है। डॉक्टर रिहान की खुशी और हैरानी दोनों को ही देखकर बोली। रिहान तो इस खबर को सुनकर इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि उसका मन करता है
वो हर किसी को चिल्ला चिल्ला कर बताए कि उसकी बीबी प्रेग्नेंट है और वो डेड बनने वाला है। तो रिया, वो जैसे ही इस बात को सुनती है, उसकी तो आंखें खुशी के आंसुओं से भीग जाती है। उन दोनों की शादी को 2 साल पूरे होने वाले थे और दोनों ही काफी समय से प्रेग्नेंट होने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे, मगर दोनों को ये खुशी मिल ही नहीं पा रही थी। और आज जब उन्हें पता चला वो दोनों मॉम डैड बनने वाले हैं, तो दोनों की ही आंखें नम सी हो जाती है और रिया, वो तो खुशी से रोने लगती है। बाहर शौर्य और जानवी दोनों इंतजार कर रहे थे। जब वो दोनों ही देखते हैं रिया की आंखों में आंसू है और रिहान भी रोते हुए ही काफी ज्यादा मुस्कुरा भी रहा है, तो ये देखकर जानवी और शौर्य दोनों ही एकदम हैरान रह जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता ये दोनों क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। रिया, क्या सब कुछ सही है? जानवी रिया का हाथ पकड़कर बोली। सब कुछ ठीक है रिया। जानवी रिया को अपने पास लाते हुए बोली। हाँ, सब कुछ ठीक है। मैं और रिहान, हम दोनों भी अब पेरेंट्स बनने वाले हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ। जानवी रिया अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए हुए बोली। क्या? शौर्य और जानवी एक साथ हैरान होकर बोले और अगले ही पल उन दोनों के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे भाई। शौर्य जल्दी से रिहान के गले लगकर बोला। थैंक्स ब्रो। रिहान भी खुश होकर शौर्य के गले लगकर बोला। जानवी भी रिया के गले लगकर उसे बधाई देते हुए बोली, तुम नहीं जानती, पर तुमने मुझे बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ दी है। अब हमारे बच्चों में बस कुछ ही महीने का फर्क होगा और अगर तुझे बेटा और मुझे बेटी हुई तो हम आगे चलकर इन लॉज भी बन सकते हैं। जानवी खुशी में हंसते हुए बोली। हाँ, और अगर मुझे बेटा और तुझे बेटी हुई तब भी हम समधी बन सकते हैं। रिया भी जोरों से हंसते हुए बोली। उन दोनों की बात सुनकर दोनों ही लड़के बस मुस्कुरा देते हैं। फिर वे चारों ही वहां से निकलकर एक बड़े से रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहां जाकर वो लोग बहुत सारा खाना ऑर्डर करते हैं और बातें करते हुए ही खुश नजर आ रहे होते हैं। तभी अचानक से रिया सनाया का टॉपिक निकालते हुए बोली, क्या अब हमें उस चुड़ैल को घर से निकाल नहीं देना चाहिए? कब तक हम उसे ऐसे ही घर पर रखेंगे? और अब तो मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और उसका चेहरा देखकर अपना और अपने बेबी दोनों का मूड खराब नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए उसे भेज दो शौर्य। वैसे भी वो तो तुम्हारे लिए आई है ताकि तुमसे शादी कर करोड़ों रुपयों की मालकिन बन सके। रिया कुछ परेशान सी बोली। ठीक है, अगर मेरी दोस्त नहीं चाहती तो वो लड़की अब से घर में नहीं रहेगी। आज ही मैं उसे अपने घर से भेज दूंगा जिस जगह से वो आई है। इतना बोलते ही शौर्य अपना मोबाइल अपने पॉकेट से निकालता है और किसी को कुछ मैसेज कर देता है, जिसके मैसेज करते ही दूसरी तरफ से एक और मैसेज आता है, जिसे देखने के बाद शौर्य मोबाइल अपने पैंट के पॉकेट में वापस रखने के बाद सबके साथ खाना खाने लगता है। जब उन सबका लंच हो जाता है तो वे चारों ही एक सुंदर से बने पार्क में जाकर बैठ जाते हैं, जहां पर बहुत सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे और बच्चे खेल कूद रहे थे, मस्ती कर रहे थे। उन सभी को मस्ती करते हुए देखकर रिया और जानवी दोनों ही छोटी बच्ची की तरह खुश होने लगती है। बेबी, मुझे वैसी ही सुंदर सी एक बेबी गर्ल चाहिए। रिया पार्क में खेल रही एक छोटी बच्ची की तरफ इशारा करते हुए बोली। हाँ बेबी, फिक्र मत करो, हमें ऐसी ही सुंदर सी प्यारी लिटिल गर्ल होगी, रिहान ने प्यार से बोला। दूसरी तरफ सनाया अपने कमरे में आराम से सोई थी। उतने में ही उसके कमरे का डोर खुलता है और कुछ बॉडीगार्ड अंदर कमरे में आते हैं। जोर की तेज आवाज के साथ डोर खुलने पर सनाया बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डर के कारण वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है, मगर इससे पहले वो कुछ भी समझ पाती, दो फीमेल बॉडीगार्ड अंदर आती है और सनाया को उसके दोनों बाहों से पकड़कर उठा लेती है और कमरे से बाहर ले जाने लगती है। कौन हो तुम सब और कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे,
तुम लोग ऐसे मुझे लेकर नहीं जा सकते हो, मेरा किडनैप नहीं कर सकते हो। सनाया जोरों जोरों से चिल्लाते हुए बोली। सनाया की बात सुनकर एक बॉडीगार्ड बोला, देखिए मैडम, शांति से हमारे साथ चलिए। शौर्य सर ने हमें कहा है आपको वहीं पर ले जाकर छोड़ दें जहां से आप आई हो। आपने सर से बहुत ज्यादा झूठ कहा, उन्हें बेवकूफ बनाया, अपनी याददाश्त जाने का नाटक किया और खुद ही फर्स्ट फ्लोर से गिर गई। अब वो आपको और ज्यादा अपने घर में नहीं देख सकते, ना ही रहने दे सकते हैं। इसलिए चलिए हमारे साथ, हम आपको मलिक विला पर ले जाकर छोड़ देंगे, वरना आप खुद चली जाना जहां पर जाना चाहती हैं। उस बॉडीगार्ड ने एक ही सांस में सारी बातें कह दी थी, जिस कारण से सनाया तो एकदम फ्रीज सी हो गई थी। वो कुछ भी बोल पाती उससे पहले ही वो लोग उसे घर के बाहर ले आते हैं और एक कार में बिठाकर उसे वहां से ले जाने लगते हैं। सनाया कार में एकदम शांत होती है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, जो शौर्य ने उसे सनाया को एक मामूली सी लड़की के लिए छोड़ दिया था। सनाया को तो वैसे अब उस कमरे से बाहर निकलकर काफी खुशी भी हो रही थी और उसके अंदर जानवी के लिए नफरत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। करीब 2 घंटे बाद ही उसकी कार मलिक विला के बाहर आकर रुकती है। उसके अंदर से गार्ड बाहर निकलकर सनाया की तरफ का डोर खोलते हैं और उसे बाहर निकालकर मलिक विला के अंदर लेकर जाते हैं। सनाया के पैर में पट्टी बंधी थी, जिस कारण वो चल नहीं सकती थी। इसलिए शौर्य ने उसे मलिक विला के अंदर तक ले जाकर छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि शौर्य कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा उठाने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए उसने इतनी दया दिखा दी, वरना वो कभी भी इतनी क्या, जरा भी दया नहीं दिखाता। सनाया को मेन डोर के पास छोड़कर वो सारे गार्ड वहां से चले जाते हैं। सनाया जोरों से वहीं पर बैठकर रोने लगती है। उसने अपने पैर तक तुड़वा लिए थे, वो शौर्य के साथ रह सके जिससे, और उसने उसे ऐसे बाहर फिकवा दिया। ये सोचकर उसे गुस्सा और नफरत दोनों ही हो रही थी, शौर्य और जानवी दोनों से ही। कुछ महीने बाद सनाया के घर से चले जाने के बाद सब कुछ शांत हो चुका था और किसी को भी अब किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी। रात का समय जानवी और शौर्य दोनों ही आराम से बेड पर सोए हुए थे। रात के करीब 2 बज रहे थे। आधी रात में ही जानवी को अचानक से तेज दर्द होने लगता है, जिस कारण वो नींद में ही उठकर बैठ जाती है और अपने पेट पर अपना हाथ रखकर जोरों से चिल्लाने लगती है। जानवी की तेज चीख सुनकर शौर्य की भी नींद टूट जाती है और वो घबराया सा जानवी को देखने लगता है। जान, जान तुम ठीक हो जान? क्या हुआ? तुम ठीक हो जान? ये बोलते हुए ही शौर्य काफी ज्यादा डर चुका था। शौर्य जी, लगता है हमारा लेबर पेन शुरू हो गया है और हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये बोलते हुए ही जानवी दर्द से तड़प रही थी। शौर्य भी काफी ज्यादा डर जाता है और जल्दी से कॉल कर ड्राइवर को कार निकालने को कहता है और जल्दी से जानवी को अपनी गोद में उठाकर नीचे की तरफ ले जाने लगता है। शौर्य के बगल में ही रिया और रेहान का रूम था, इसलिए जानवी के चिल्लाने की आवाज उन्हें भी सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते ही वो दोनों भी जल्दी से उठकर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। शौर्य जब तक जानवी को कार में बिठाता है, तब तक रिया और रेहान भी दोनों कार में बैठ गए थे और कुछ ही देर में उनकी कार हवा से बातें करते हुए ही सड़क पर दौड़ने लगती है। कुछ ही देर में वो सब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और डॉक्टर भी जानवी को ऑपरेशन रूम में लेकर जाती है। ऑपरेशन रूम के बाहर शौर्य की हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी थी। उसे जानवी के चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनकर काफी ज्यादा डर लग रहा था। वो बेचैन सा बस इधर उधर चक्कर काटे जा रहा था और रिया रिहान दोनों बेंच पर बैठे हुए प्रार्थना कर रहे थे जानवी और उसका बेबी दोनों ही ठीक हो। करीब 1 घंटे बाद जानवी की एक काफी तेज चीख निकलती है और उसी के साथ एक बच्चे के रोने की भी आवाज सबके कानों में सुनाई पड़ती है। जैसे ही शौर्य के कानों में
उस बच्चे की आवाज पड़ती है, ठीक वैसे ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो आंसुओं से भरी नजरों से ऑपरेशन रूम की तरफ देखने लगता है। रिया और रेहान दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। कुछ ही देर में एक नर्स बाहर आती है और उन तीनों को देखकर बोली, बधाई हो, बेटा हुआ है। जैसे ही सब इस बात को सुनते हैं वो सारे ही खुश हो जाते हैं। नर्स, मेरी वाइफ कैसी है? शौर्य उस नर्स को देखकर बोला, आपकी वाइफ ठीक है और उन्हें कुछ ही देर में नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तब आप अपनी पत्नी और बेटे दोनों से मिल लेना। इतना बोलकर नर्स वापस अंदर चली जाती है। शौर्य फाइनली अब तो पापा बन गया। रिया खुशी से उसके गले लगकर बोली, हाँ और तू भी बुआ बन गई। शौर्य भी उसे अपने गले से लगाते हुए बोला, हाँ हाँ मुझे पता है। इतना बोलकर रिया शौर्य से अलग होती है और कुछ समय बाद जब जानवी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है तब वो तीनों ही जानवी के रूम में जाते हैं तो देखते हैं जानवी बेड पर आंखें बंद कर लेटी हुई है और उसके ही बगल में एक छोटा सा बच्चा भी अपनी आंखों को बंद कर आराम कर रहा था। उन दोनों ही माँ बेटे को इस तरह से आराम करते हुए देखकर शौर्य के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो वहीं पर एक चेयर पर बैठकर अपने बेटे के नन्हे मासूम से हाथ को अपनी बड़ी सी हथेली में थाम लेता है और झुककर उसके नन्हे से हाथों को चूम लेता है। तभी जानवी भी धीरे से अपनी आंखों को खोलती है और शौर्य की तरफ देखती है जो प्यार से अपने बेटे और उसे ही देख रहा था। शौर्य को अपने पास देखकर जानवी धीरे से मुस्कुरा देती है और धीरे से अपने होठों को खोलकर कहती है, हम दोनों ही एक बेटे के माँ पापा बन गए शौर्य जी। इतना बोल वह प्यार से अपने बेटे को देखने लगती है। तुम ठीक हो जान? शौर्य जानवी को देखते हुए बोला, हाँ हम ठीक हैं और हमारा बेटा भी ठीक है। इतना बोल वो सामने की तरफ देखती है जहां पर रिया और रेहान खड़े थे। आप दोनों वैसे क्यों खड़े हो? आओ और अपनी गोद में लो इसे। वैसे भी हमारे साथ आप दोनों को भी इसके आने का बेसब्री से इंतजार था, तो ऐसे दूर क्यों खड़े हुए हो? जानवी उन दोनों को ही थोड़ा सा हैरान होते हुए देखकर बोली, हाँ हाँ आ रही हूँ। बस मैं सोच रही थी कहीं बेबी को मैंने अपनी गोद में ले लिया तो तू ये ना बोले पहला हक तेरा है उस पर और मैंने उसे अपनी गोद में ले लिया। बस यही सब सोचकर शांत यहाँ पर खड़ी हूँ मैं। रिया मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा कह भी सकती हूँ? सीरियसली? जानवी मुंह बनाते हुए बोली। फिर वो दोनों ही एक साथ हंसने लगती है। फिर एक एक करके सब बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं। जैसे ही रिहान उसे अपनी गोद में लेता है ठीक वैसे ही वो उसके ऊपर सुसु कर देता है। ये देखकर ही सब उस पर हंसने लगते हैं तो सबको खुद पर हंसते हुए देखकर रिहान का मुंह बन जाता है। 3 दिन बाद जानवी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। छुट्टी मिलने के बाद शौर्य उसे घर लेकर आ जाता है जहां पर रिहान और रिया दोनों ही मिलकर बेबी और जानवी दोनों का ही अच्छी तरह से स्वागत करते हैं और फिर जानवी शौर्य के साथ अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ मलिक हवेली में सनाया एक चेयर पर बैठी हुई मुस्कुरा रही थी और उसके होठों पर एक बहुत ही गहरी और रहस्यमयी मुस्कान होती है। वो आराम से अपने सामने दीवार पर लगी तस्वीरों को देखे जा रही थी और उन्हें देखकर खुश हो रही थी। सामने दीवार पर एक बोर्ड लगा हुआ था। उस पर शौर्य, जानवी, रिया और रिहान चारों की फोटो लगी हुई थी जिसे उसने क्रॉस कर रखा था। ऐसे क्या देख रही हो सनाया? इस तरह देखने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या वो लड़की शौर्य की जिंदगी से दूर हो जाएगी? क्या तुम शौर्य की लाइफ में वापस आ जाओगी? कुछ नहीं होने वाला ऐसे में। तो तुम इन फोटो को देखना बंद करो और सोचो इन लोगों से बदला कैसे लेना है। ये आवाज एक औरत की थी जो सनाया से बातें करते हुए बोली। सनाया जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए ही अपने चेयर से उठकर खड़ी हो जाती है। फिर सामने फ्रूट बास्केट में रखा चाकू उठाकर वो जोरों से हंसते हुए ही दीवार के पास जाती है
और अचानक से शौर्य और जानवी की फोटो को बुरी तरह से चाकू से वार करने लगती है। उस पर जब तक वो चाकू मारती है, जब तक वो फोटो के चिथड़े नहीं हो जाते। उन फोटो को तबाह करने के बाद वो रिया और रेहान की फोटो को भी ठीक वैसे ही डिस्ट्रॉय करती है। जिसे वैसा करते देखकर उस औरत ने वापस से कहा, ये बस फोटो हैं, इन्हें खत्म करने से वो लोग नहीं खत्म हो जाएंगे जो तुम इन फोटो पर अपना गुस्सा निकाल रही हो। उस औरत ने मजाक उड़ाने वाले स्वर में कहा, इंतजार इंतजार करिए सुनीता आंटी, बहुत जल्द ही मैं इन लोगों की जिंदगी भी इसी तरह से होने वाली है। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। सनाया मुस्कुराते हुए बोली, क्या करने वाली हो तुम? बताओ मुझे भी, सुनीता ने कहा। बूम! इतना बोलकर वह जोरों से वापस से हंसने लगती है और हंसते हंसते अचानक से उसे गुस्सा आ जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसी गुस्से में बोली, 3 महीने, पूरे 3 महीने इंतजार किया है मैंने उन लोगों से बदला लेने के लिए और अब समय आ गया है मैं अपने प्लान को अंजाम दूं। उन सभी ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे घर से बाहर निकाला। अब मैं उनकी हालत ऐसी करूंगी, ना ही उनके पास छत होगी और ना ही खाने को दाना। मैं उन लोगों से उनका सब कुछ छीन लेने वाली हूँ। मैंने सुना है उस जानवी ने एक बेटे को जन्म दिया है। अगर हम कुछ ऐसा करें और उसका बेटा ही कहीं गायब हो जाए तो वो दोनों लव बर्ड क्या करेंगे? सनाया शैतानी चमक लिए बोली, अगर ऐसा हो गया तो वो दोनों ही पति पत्नी पागल हो जाएंगे। सुनीता ने खुश होते हुए कहा, ग्रेट, तो क्यों ना उन दोनों से उनके बेटे को ही दूर कर लिया जाए और उन्हें तड़पने के लिए छोड़कर दूर खड़े होकर तमाशा देखा जाए। बड़ी खुशी होगी उस दिन जिस दिन मैं उन दोनों से उनके बेटे को दूर कर दूंगी। बड़ा ही मजा आएगा जब तब शौर्य अपने बेटे के लिए तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगा। मगर ये सब होगा कैसे? सुनीता हैरान होते हुए बोली, हो जाएगा, बस हमें कुछ दिनों का और इंतजार करना होगा। इंतजार? मगर कब तक? सुनीता बोली, बस तब तक जब तक कि कोई प्रोग्राम उन लोगों के घर में नहीं हो जाता। हमें अभी और कुछ दिनों का इंतजार करना होगा ताकि हम एक ही तीर से बहुत सारे निशाने कर बैठे। जिस तरह से मेरी बेइज्जती की थी उन लोगों ने, ठीक वैसे ही मैं भी उनके साथ वही सब करूंगी जो उन लोगों ने मेरे साथ किया था। मरना होगा उन सभी को, मरना होगा। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली, सभी को जान से मार दूंगी। सनाया किसी शैतान की तरह जोरों से चिल्लाते हुए बोली, मरना तो होगा उस शौर्य को और उसके साथ ही उसके उस बेटे को भी। उन दोनों की वजह से मैंने अपने बेटे को खो दिया। उसने मेरे एक इकलौते बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगी। तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहती हूँ मैं उसे। सुनीता गुस्से में चिल्लाई, डोंट वेरी सुनीता आंटी, बहुत जल्द ही हम मिलकर उस शौर्य और उसकी पत्नी के साथ बेटे को भी खत्म कर देंगे, जिसके बाद हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और हमें शांति मिलेगी। सनाया बोली, क्या हम उन दोनों के बेटे को किडनैप कर लें? ये भी सही रहेगा। सुनीता बोली, नहीं आंटी, अभी नहीं, अभी सही समय आने का इंतजार करो। जैसे ही सही समय आएगा तब एक बड़ा सा ब्लास्ट होगा जिसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। शौर्य, उसका परिवार और उस पर जान छिड़कने वाले उसके दोस्त, वो सारे ही एक साथ मारे जाएंगे और उनके मरने के बाद हम पार्टी करेंगे, वो भी खुलकर। सनाया अभी से सपने देखते हुए बोली, हाँ ऐसा ही होगा। सुनीता भी हंसते हुए बोली और फिर दोनों आपस में ही और भी प्लानिंग करके बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। शौर्य और जानवी दोनों ही आराम से सो रहे थे और उन दोनों का छोटा सा बेबी भी उन दोनों के बीच में ही जानवी के आंचल में अपना मुंह लगाए सो रहा था और कमजोरी के कारण साथ ही थकावट के कारण जानवी गहरी नींद में सो रही थी।
तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके कमरे का डोर खोलकर कमरे के अंदर आया है और धीरे से उससे उसके बेटे को छीनकर दूर ले जा रहा है। जानवी उस इंसान से अपने बेटे को बचाने की काफी कोशिश करती है, मगर वो इंसान उसके बेटे को उससे दूर ले जाता है और जानवी बस अपने बेटे को दूर जाते हुए देख रही होती है। वो इंसान उससे उसके बेटे को दूर, बहुत दूर ले जाता है। तभी जानवी जोर से चिल्लाई, मेरा बच्चा। ये चिल्लाते हुए भी वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है। उसकी चीख सुनकर शौर्य भी जल्दी से जाग जाता है और घबराते हुए ही बोला, क्या हुआ जान, तुम ठीक तो हो ना, तुम ऐसे चीखी क्यों? ये बोलते हुए ही शौर्य जानवी को अपने सीने से लगा लेता है। मेरा बच्चा शौर्य जी, उसे कोई ले गया, हमारा बच्चा किसी ने चोर लिया। ये बोलते हुए ही वो काफी जोरों से रोने लगती है। जानवी की बात सुनकर शौर्य उसे शांत करवाते हुए बोला, शांत हो जाओ जान, हमारा बेबी यहीं पर है, हमारे पास। देखो वो कहीं नहीं गया, वो यहीं पर है और आराम कर रहा है। अगर तुम ऐसे रोई तो पक्का वो जाग जाएगा और वो जागा तो फिर उसे शांत करवाना मुश्किल हो जाएगा। शौर्य ने जानवी को एकदम शांत होकर कहा, क्या क्या हमारा बच्चा यहीं पर है? ये बोलते हुए वो जल्दी से शौर्य से अलग होकर देखती है तो उसका छोटा सा बेटा आराम से सो रहा था। ये देखकर वो चैन की सांस लेती है और जल्दी से अपने बेटे के पास ही लेटकर उसे अपने सीने से लगा लेती है और उसे ढेर सारी किस करने लगती है। शौर्य बेड पर बैठा जानवी और अपने बच्चे को देखने लगता है। जानवी ने जो अभी अभी भयानक सपना देखा उसके बारे में सोचने लगता है और उसे कब नींद लग जाती है ये उसे पता ही नहीं चलता। अगले दिन सुबह का समय जब सभी का ब्रेकफास्ट हो जाता है तब रिया शौर्य और जानवी दोनों को देखते हुए बोली, शौर्य, रिहान के पेरेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। मॉम चाहती है अब मैं अपने घर वापस आ जाऊं और उनके साथ ही रहूं ताकि वो मेरी केयर भी कर पाए। रिया की बात सुनकर जानवी थोड़ी सी मायूस हो जाती है और मायूसी के साथ ही बोली, तुम चली जाओगी तो मैं यहाँ पर अकेली हो जाऊंगी और फिर मैं अकेली बेबी का ध्यान कैसे रख पाऊंगी? जानवी थोड़ा उदास होते हुए बोली, जाना तो होगा ना जानवी, वैसे भी मैं और रिहान कब से यहीं रह रहे हैं, मगर अब हमारे जाने का समय हो गया। मगर तू फिक्र मत कर, हम रोज कॉल और वीडियो कॉल पर बात करेंगे और जब भी तू फ्री रहे मेरे पास आ जाना मुझसे मिलने के लिए। फिर हम साथ में बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे। वैसे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मॉम ने कहा है अब मुझे बच्चे के जन्म तक घर में ही रहना होगा, कहीं बाहर नहीं जाना है। जो चाहिए वो सब घर में मिल जाएगा, इसलिए अब मुझे सब बस अपने बेबी और अपना ध्यान रखना है। और रही बात तेरी तो तुझे कौन सा काम करना है? तेरा काम बस इतना ही तो है, तुझे बस बेबी और अपनी दोनों की केयर करनी है और आधे घंटे में उसकी नेपी चेंज करनी है। ये बोलते हुए ही वो हंसने लगती है। मैडम इतना मत हंसो, बहुत जल्द ही तुम्हारे भी यही दिन आने वाले हैं। वो इस तरह से हंसने का कोई फायदा नहीं है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, मुझे कुछ महीने तक आराम करना है और बेबी का ध्यान रखना है। ये बोलते हुए जानवी भी मुस्कुरा देती है। अच्छा शौर्य और भाभी, अब हमें जाना होगा, तुम दोनों अपना ध्यान रखना और बेबी का भी। हम दोनों तुमसे बात करते रहेंगे, पर अभी फिलहाल हमें जाना होगा। अभी हम गए नहीं तो मॉम का कॉल आ जाएगा। रिहान ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है भैया, पर रिया नहीं आ सकती, पर आप आते रहना। इतना बोलकर जानवी दोनों को बाय करती है, जिसके बाद रिया और रिहान दोनों ही अपने घर चले जाते हैं। वैसे भी वो दोनों काफी महीनों से यहाँ रह रहे थे, मगर अब जब जानवी को बेबी हो चुका था तो दोनों को अपने घर लौट जाना चाहिए था। अपने दोनों दोस्तों के जाने के बाद शौर्य प्यार से जानवी को देखकर समझाता है, जान देखो डरना नहीं, घर में बहुत सारे मेड है और सारे ही भरोसे करने लायक है। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारे गार्ड भी हैं और घर के हर कोने में, हर हिस्से में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं।
जो एक नहीं कई सारे हैं और बस हमारे कमरे को छोड़कर पूरे घर में है। इसलिए तुम परेशान होना बंद करो और अच्छे से बेबी के साथ आराम करना। दोपहर का लंच खाना मत भूलना और डॉक्टर की बात को फॉलो करना। अपनी सेहत का ध्यान रखना, शौर्य ने प्यार से समझाते हुए कहा। तो जानवी ने भी हाँ में सर हिला दिया, जिसके बाद शौर्य अपने बेटे के माथे को चूम लेता है और जानवी के भी माथे पर किस कर दोनों को बाय बोलकर घर से जल्दी आने को कहकर ऑफिस चला जाता है। सनाया और सुनीता आगे कौन सा नया जाल बिछाने वाली है, देखिए कहानी के अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।